हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी जेईई 2025 का नोटिफिकेशन आने ही वाला है और एसएससी जेईई 2025 का एग्जामिनेशन कमीशन ने हमें बताया है कि 27 से 31 अक्टूबर के बीच होना है। तो इस समय एक ही डाउट आ रहा है कि कैसे हम अपने पढ़ाई पे मैनेज करें, कैसे पढ़ाई को मैनेज करें, टेक्निकल कब करें, रिवीजन कब करें, रीजनिंग कब पढ़ें, कितना टाइम दें, जीके जीएस में कितना पढ़ें, कितना टाइम दें, हर एक डाउट मैं यहां पे आपका क्लियर करने वाला हूं। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अपनी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मैंने कैसे मैनेज किया। आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो, आप अपने लिए एक टाइम टेबल बना सकते हो, एक गाइडलाइन बना सकते हो, एक रोड मैप बना सकते हो कि मुझे कैसे क्या कुछ करना है। अब एसएससी जेईई 2025 का अगर आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जाननी है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जेईई एग्जाम है क्या, पैटर्न के बारे में हर एक चीज आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। जैसे कभी आप देखो, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो तो क्या सीधा जाके लड़ाई में कूद जाओगे क्या? नहीं, आप पहले उसके बारे में जानोगे। आप पहले जानोगे कौन है, कहां रहता है, किस किस से इसकी मित्रता है, क्या इसके दोस्त बहुत खतरनाक तो नहीं है, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो इसी तरह एग्जाम के कूदने से पहले, एग्जाम में आपको कूदना है तो एग्जाम में कूदने से पहले आपको क्या करना है, आपको उस एग्जाम के बारे में एक एक चीज पता कर लेनी है। तो आइए समझते हैं एसएससी जेईई 2025 के एग्जाम को, और बहुत ही डिटेल में मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। इसका एग्जाम दो चरणों में होता है, एक सीबीटी 1 यानी पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2 यानी सीबीटी 2। पेपर 1 यहां पे जो होता है, पेपर 1 में आपको पता है कि दो सब्जेक्ट आते हैं, एक तो अपना टेक्निकल आता है और दूसरा नॉन टेक्निकल आता है। एक तो अपना टेक्निकल आ जाता है और दूसरा नॉन टेक्निकल आ जाता है। टेक्निकल में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, सारे सब्जेक्ट। नॉन टेक्निकल में आपसे क्या पूछा जाता है? नॉन टेक्निकल में एक तो जीके जीएस होता है और दूसरा रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, जीके जीएस और रीजनिंग। इसी तरह सीबीटी 2 में आपसे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पूछा जाता है। दोनों का पेपर टाइप ऑब्जेक्टिव होता है, क्लियर है। टेक्निकल 100 मार्क्स का आएगा और नॉन टेक्निकल में जीके जीएस 50 मार्क्स का, रीजनिंग 50 मार्क्स का, क्लियर है। इसी तरह सीबीटी 2 में टेक्निकल 100 मार्क्स का आता है। यहां पे मार्क्स की बात करें तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है सीबीटी 1 में। सीबीटी 1 में 200 क्वेश्चन होते हैं, 100 + 100 200 मार्क्स का पेपर आता है। यहां पे सीबीटी 2 में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन तो 300 मार्क्स बन जाते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद निगेटिव मार्किंग की बात करें सीबीटी 1 में तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। वहीं सीबीटी 2 में 1/3 की हो जाती है। 1/4 का मतलब क्या है, जितने मार्क्स दिए गए हैं उसका 1/4। सीबीटी 1 में एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स का, तो उसका 1/4 करोगे आप, यानी 0.25 की निगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी किसमें, सीबीटी 1 में। इसी तरह 3 मार्क्स हैं, इसका 1/3 आप कर दोगे तो -1 मार्क हो जाएगा आपका। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करोगे 1 नंबर कट जाएगा सीबीटी 2 में। दोनों के लिए टाइम 2-2 घंटे का आपको मिलता है। क्या इतनी बात क्लियर है मेरी? क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए फिर, अगर ये बात क्लियर हो चुकी है, आपको इसका पैटर्न समझ में आ चुका है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं एक बार कट ऑफ की और एनालिसिस कर लेते हैं कि पिछले सालों में क्या रहा कट ऑफ का ट्रेंड और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए यहां पे कट ऑफ 2023 मैंने लिखा है और 2024 लिखा है। यहां पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं मैं, कट ऑफ 2023 और 24 में तो 108.16 गई थी, और वही 2023 में 108.16 गई थी, वही 2024 में बढ़ करके 122.92 हो जाती है। कितना बड़ा गैप आया आप यहां पे देख सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी भी इसी तरह रखनी है, एकदम टॉप नॉच तैयारी रखनी है, कोई चीज छोड़ना नहीं है, गलती ना हो। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है, ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें और आप एक सिक्योर जोन में जा सकें। क्या होता है बेस्ट स्कोर? 140 150 मार्क्स के आसपास बेस्ट स्कोर होगा। चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यह नहीं सोचना पड़ेगा कि सीबीटी 2 की तैयारी करूं या नहीं करूं, समझ रहे हो। तो इतना स्कोर आप लोग अपने माइंड पे टारगेट करके चलिएगा। चलिए फिर फाइनल कट ऑफ की बात करूं। फाइनल कट ऑफ कैसे बनती है? 200 मार्क्स का आपका सीबीटी 1 होता है प्लस 300 मार्क्स का आप सीबीटी 2 देते हो, ठीक है। 200 + 300 कितना हुआ? 500 मार्क्स। तो टोटल जो मेरिट बनती है वो 500 मार्क्स पे बनती है। क्या इतनी बात क्लियर है? और अगर मैं 2023 की बात करूं कट ऑफ की, यहां पे टॉप डिपार्टमेंट है, सीपीडब्ल्यूडी है, एमईएस है, बीआरओ है,
इन डिपार्टमेंट्स की मैं बात करूं, सीपीडब्ल्यूडी की सबसे हाई कट ऑफ जाती है और बीआरओ की सबसे लो कट ऑफ जाती है। यहां पे देखते हैं यूआर की 2023 में 346 मार्क्स गई थी और बीआरओ पे 325 मार्क्स। 500 में से 346 मार्क्स आपको लाने होंगे, तब आपको सीपीडब्ल्यूडी मिलेगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। क्लियर है? बाकी कैटेगरी का भी आपको नीचे दिया हुआ है। अब 2024 की जब आप कट ऑफ देखोगे, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं 2024 की कट ऑफ सीपीडब्ल्यूडी की 400 मार्क्स गई थी अनरिजर्व्ड के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 400 मार्क्स। बहुत ही बड़ा गैप आया। क्यों आया ये गैप? क्योंकि बहुत से क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल कर दिए गए। आपको पता है एसएससी जेई में कमीशन ने बहुत सारी गलतियां कर दी थी 2024 में, और इसकी वजह से मार्क्स टू ऑल करना पड़ा, जिससे लोगों के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्लियर है? इसलिए ये 400 मार्क्स गई थी, उससे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको। अब ये हो गया तो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान है। इसी तरह आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, आपको अपने हाईली वेटेड सब्जेक्ट को चिन्हित कर लेना, देख लेना है किस किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं यहां बात करूं सिविल इंजीनियरिंग में, बिल्डिंग मटेरियल से आपको मैक्सिमम मार्क्स देखने को मिलते हैं। 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं। फ्लूइड में 10 से 12 मार्क्स, इन्वायरमेंटल में 10 से 11 मार्क्स, इस तरह आरसीसी में 10 से 12, और यहां पे आओगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में 9 से 10 मार्क्स। हाईली वेटेज है। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 80% मार्क्स यहीं से आ जाते हैं। अगर हम लोग 10 का यहां पे एवरेज लें कि 10 क्वेश्चन हमें सब टॉपिक से आते ही हैं, तो 10% यानी कि 8 यानी 80% क्वेश्चन, 100 में से 80 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं सब्जेक्ट से देखने के लिए मिलेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? तो आपको भी अपने जो ट्रेड है आपकी, जो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, जो भी स्ट्रीम है, उसके हिसाब से देख लेना है कि कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि हमें इन टॉपिक को सबसे पहले पकड़ के निपटा देना है, इसलिए हमें ये टॉपिक बहुत जरूरी है, ये हाई वेटेज बनाते हैं। क्लियर है? अब वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग बोलेंगे कि पढ़ें कैसे? हाई वेटेज देख लिया, कट ऑफ देख लिया, टारगेट सेट कर लिया, लेकिन करें क्या, पढ़ें कैसे? तो अब मैं बताता हूं कैसे आपको पढ़ाई करनी है। आप लोगों के पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं? एक तो आपका एक हो गया टेक्निकल, प्लस आपके पास हो गया रीजनिंग, प्लस आपके पास हो गया जीके और जीएस। इनमें से किसी का भी महत्व कम नहीं है। क्यों? टेक्निकल 100 मार्क्स का आता है, रीजनिंग 50 मार्क्स का आता है, जीके जीएस आपका 50 मार्क्स का आता है। तो क्या आप किसी में रिस्क ले सकते हो? बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। 100 मार्क्स का टेक्निकल है, ये तो मस्ट है, यही आपके मार्क्स बढ़ाता है। और टेक्निकल में आपको 75 से 80 मार्क्स का टारगेट रखना है कि इतने मार्क्स तो हमारे आ ही जाएं, 75 से 80 मार्क्स तो हमारे आ ही जाएं। रीजनिंग में मैं आपको पता है संकल्प सीरीज में सुबह 9 से 10 रीजनिंग का बहुत ही बेसिक से, बहुत ही जीरो से आपको पढ़ा रहा हूं, और आपका यहां पे टारगेट होना चाहिए 50 में 50। क्यों 50 में 50? 50 में 50 इसलिए क्योंकि रीजनिंग सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा आपको मार्क्स दिलाएगी, सबसे हाई वेटेज होता है। यहां पे आता है जीके जीएस, जो हम इंजीनियर्स की थोड़ी सी हिली हुई होती है। जीके जीएस में हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो जीके जीएस में आप लोग हमेशा टारगेट करिएगा 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का आप लोग टारगेट करिएगा कि 50 में से 30 मार्क्स आ जाए। अब सोचिए अगर इतने मार्क्स आपके आ गए, 80 प्लस 50 और प्लस 30 कितना हुआ? 8 5 13 3 16 160 मार्क्स। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा गया, यहां पे कितना हुआ? 70 मार्क्स आ गया, या यहां पे 47 48 मार्क्स आ गया, तब भी आपका कितना होगा? 140 से 150 के बीच में आप रहेंगे, और ये सेफ मार्क होता है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। क्या मेरी बातें आपको क्लियर हो रही हैं? अब सर पढ़ें कैसे, क्या करें, कैसे करें? तो आप एक काम करिए, आप अपने दिन को पूरे स्लॉट में, आप क्या करिए, अपने दिन को एक स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। सुबह वाला स्लॉट जीके जीएस वाला, जीके जीएस आपको पता है पूरे यूट्यूब पे सुबह सुबह होती है, ठीक है? तो आप सुबह वाला स्लॉट 1 घंटे का आप दीजिए, किसके लिए? करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर के लिए आप लोग 1 घंटा दीजिए और करंट अफेयर क्लियर कर दीजिए। नेक्स्ट आप लोग एक काम कर सकते हैं, रीजनिंग आपको पता है सुबह 9 से 10 मैं पढ़ाता हूं आपको, तो रीजनिंग में मैं ज्यादा नहीं कहता आपसे, बस आप 1 घंटा मेरी क्लास को दीजिए, आपका हर एक बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा रीजनिंग में। आप 1 घंटा इसको दीजिए, प्लस प्रैक्टिस की बात आती है तो मैं बताऊंगा आपको, इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है।
तीसरा आता है टेक्निकल। सर टेक्निकल बहुत जरूरी है, टेक्निकल ही आपको आगे बढ़ाएगा। और वो आदमी कैसा, वो इंजीनियर कैसा जिसको टेक्निकल का ही नॉलेज नहीं है। तो आपको टेक्निकल में 2 सब्जेक्ट लेकर के चलने हैं, 2 सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके पास। टेक्निकल में आप एक सब्जेक्ट ऐसा रखिए जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। जैसे मेरे सिविल इंजीनियरिंग में मैं बात करूं, बिल्डिंग मटेरियल प्योर रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत चीजें समझनी होती है, बाकी रटा हुआ होना चाहिए। तो बिल्डिंग मटेरियल में क्या हुआ, बिल्डिंग मटेरियल आप एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ले लीजिए, दूसरा आप एक न्यूमेरिकल टाइप का सब्जेक्ट उठा लीजिए, कितना, जैसे सोम। क्लियर है? आपने क्या किया, 2 घंटे इसको दिए बिल्डिंग मटेरियल को और 2 घंटे आपने सोम को दे दिए। इसके आप लोगों ने लेक्चर देख लिया, लेक्चर मान लो खत्म हो चुका है, बिल्डिंग मटेरियल खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू कभी छोड़ के नहीं जाइएगा, पीवाईक्यू आपको एकदम याद होने चाहिए। पीवाईक्यू वाली किताब उठाओ, उसके क्वेश्चन 4 से 5 बार निपटा दो। पीवाईक्यू बुक आपकी 4 से 5 बार पूरी गंदी कर डालो, उसको उसमें ऐसे खिंचा डालो, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये नहीं होगा, इस तरह करके पूरा खिंचा डालो, पूरा गंदा कर डालो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर पीवाईक्यू बुक आपको 4 से 5 बार खत्म करनी है, ये आप लिख के ले लो। क्लियर है? अब यहां पे जीके और जीएस में, यहां पे जीके तो हो गई, करंट अफेयर हो गया। जीएस में क्या आता है, जीएस में सर आपके पास हिस्ट्री आता है, जीएस में आपके पास पॉलिटी आता है, जीएस में आपके पास इकोनॉमी भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है। ये सब क्वेश्चन 4 से 5 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के बाद आपके पास फिजिक्स आता है, साइंस वाला पोर्शन आता है फिजिक्स। फिजिक्स के बाद आता है बायो, बायो के बाद आता है केमिस्ट्री। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं साइंस में, और प्लस ये 4 आपके जीएस में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां पे सबसे ज्यादा पैटर्न, यहां पे देखिए पॉलिटी सबसे आसान होती है और सबको पढ़ने में अच्छी लगती है। सबसे पहले उठा के आप लोग रोज 1 घंटा एक लेक्चर आप पॉलिटी का देखो। उसके बाद जब एक पॉलिटी खत्म हो जाए, जीएस में बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, जब पॉलिटी आपका खत्म हो जाए, एक लेक्चर देख लो, या आपके पास कोई बुक है, टॉपिक है, टॉपिक से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप टॉपिक्स पढ़ लो, बुक से उठा के पढ़ लो। तो एक जब खत्म हो जाए तभी आपको दूसरे में जाना है। पॉलिटी में के बाद आपको हिस्ट्री में जाना, और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आपको पहले पढ़नी है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में भी अच्छी लगती है। उसके बाद आप जाना ज्योग्राफी में, उसके बाद आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। क्लियर है? ज्योग्राफी के बाद आपको अगर समय मिले तो इकोनॉमी पढ़नी है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? उसके बाद फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। और इसमें भी अगर मैं बताऊं तो बायो हम लोगों को नहीं आती है, बायो नहीं आती इंजीनियर्स को, बायो थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो बायो आप लोग पहले खत्म करिएगा, क्योंकि बायो से 9 क्वेश्चंस तक आते हैं, ऑन एन एवरेज 8 से 9 क्वेश्चन बायो से आ जाते हैं। तो बायो आपकी क्लियर होनी चाहिए, बायो आपको मार्क्स दिलाएगी जीके जीएस में। क्या इतनी बात क्लियर है? कितना हमें लाना चाहिए, कैसे करना पड़ेगा, टेक्निकल को कैसे पढ़ना है, नॉन टेक्निकल को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग हो गई। अब सर जब दूसरे दिन आप पढ़ने जाएंगे, सपोज आज आपने बिल्डिंग मटेरियल उठाया और पहला चैप्टर आपने लेक्चर देखा, पढ़ डाला, दूसरे दिन जब आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, ये कॉपी जो आप कॉपी बनाए हो ना, ये कॉपी को आपको क्या करना है, ये कॉपी को लेना है जहां पे आप लिखे थे, और 15 मिनट का समय देना है, इस पूरे चैप्टर को जो आपने कल पढ़ा था इसको पहले एक बार पढ़ डालना है। क्लियर है? अब आपने इसको पढ़ डाला, पढ़ने के बाद फिर आप नया लेक्चर देखिएगा, नए टॉपिक पे पढ़ने के बाद जाइएगा। ये आपको करना होगा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन बाद में आपकी आदत हो जाएगी। और नोट्स कैसे बनाने हैं सर? नोट्स ऐसे मत बना लेना कि भाई साहब लेके बैठे और फिर खत्म ही नहीं हो रहा, रिवीजन ही नहीं खत्म हो रहा है। ऐसे मत बना लेना कि एक एक सेंटेंस लिख रहे हो कि ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ये होगा, एक एक सेंटेंस पूरा बना बना के लिख रहे हो। कुछ नहीं करना है आपको। फॉर एग्जांपल आता है सॉइल मैकेनिक्स आपने उठाया, आपको सॉइल का प्रोसेस लिखना है, तो प्रोसेस क्या होगा, सॉइल का बनने के प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस। काम खत्म, पेडोजेनेसिस काम खत्म, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। क्या करना है, प्रोसेस को अगर डायग्राम बनाना है तो यहां पे लिख लिए इरोजन होगा, उसके बाद क्या होगा, वेदरिंग, इरोजन नहीं, हाँ वही वेदरिंग होगी या इरोजन होगा, उसके बाद डिपोजिशन होगा, फिर अपहीवल होगा, डिपोजिशन के बाद अपहीवल होगा, आप समझ रहे हो, फिर वेदरिंग होगी, वेदरिंग के बाद इरोजन होगा, इरोजन के बाद डिपोजिशन होगा। इसी तरह कुछ प्रोसेस बनता है आपका जब एक रॉक का सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह आपने बना लिया अपने नोट्स में, ताकि जब अगली बार आप जाओगे, और कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोग फ्लो चार्ट से बना लो, उससे स्पेस भी बहुत कम जाता है और
आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। तो नोट्स बहुत लेंदी मत बना लेना, बहुत बल्कि नहीं कि 300 पेज की कॉपी पूरी भर दी है, अब रटी ही नहीं जा रही है, अब पढ़ा ही नहीं जा रहा, रिवीजन करने में मौत आ रही है, ऐसा मत करिएगा। क्लियर है? ये मैंने बता दिया कैसे रिवाइज करना है। जैसे ही सब्जेक्ट उठाना है, कोई सा भी सब्जेक्ट पहले पिछला वाला निपटा लो, फिर आगे जाओ। क्लियर है? अब सर, अब हमने एक हफ्ते ये काम किया, अब हम क्या करें? तो संडे वाले दिन आपको क्या करना है? संडे वाले दिन आपको मॉक टेस्ट देना है। संडे वाले दिन आपको मॉक टेस्ट देना है। संडे वाले दिन, हर एक संडे आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट क्या हम लोग टॉपिक वाइज दें, यह आपकी चॉइस हो सकती है। मैं प्रेफर करता था हमेशा कि फुल लेंथ टेस्ट दूं। फुल लेंथ से क्या फायदा है? फुल लेंथ से क्या फायदा? जब हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, सब्जेक्ट हमने पढ़े ही नहीं, आपने अपने इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, कुछ बहुत याद होगा, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। फुल लेंथ टेस्ट देने का ये फायदा है, एक तो टाइमिंग, हमें 2 घंटे आराम से बैठने की, सोचने की आदत पड़ जाती है, टाइमिंग का एक हो गया। दूसरा ये है, जब आप फुल लेंथ देते हो तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आप लोग बहुत कुछ सीखोगे जब आप दोगे, अटेम्प्ट करोगे। अब मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करना है? मॉक टेस्ट देने के बाद आपको सो जाना है? नहीं, सोना नहीं है। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको मॉक का एनालिसिस करना है। मॉक का एनालिसिस करना है। कैसे मॉक का एनालिसिस करना है? ये मैंने आपको 50/50 रीजनिंग वाली जो वीडियो थी, स्ट्रेटजी वीडियो, उसमें भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूं। जब भी आप मॉक टेस्ट देने जाते हो ना, तो आपके पास, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपके पास 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। या तो आपने क्वेश्चन को सही आंसर दिया है, या तो फिर आपने मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है तो सही होगा, या फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? आपने उसको छोड़ दिया, क्वेश्चन को छोड़ दिया। अब इसके रीजन आपको ढूंढने हैं। सही क्यों हुआ? सही क्यों हुआ? क्योंकि कॉन्सेप्ट बढ़िया था, मैंने पढ़ा था, इसको लेक्चर में बताया गया था, बिल्कुल सही। गलत क्यों हुआ? गलत हुआ, मैंने सिली मिस्टेक कर दी। मैं सोच रहा था ये, लेकिन मैंने मार दिया ये। ऑप्शन नंबर बी सोच रहा था, सी पता नहीं कैसे गलती से हो गया। या फिर मैं सोच रहा था कि इसका हाइग्रोमीटर होगा, लेकिन हाइग्रोमीटर नहीं हुआ, इसका पिक्नोमीटर होगा। यहां पे सिली मिस्टेक हुई, मेरे नोट्स में लिखा है पर मुझसे गलती हो गई। दूसरा क्या है? सर मैंने ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, मुझे आता ही नहीं है। तीसरा क्या हो सकता है कि कॉन्सेप्ट मतलब पढ़ा तो था, उस तरह से कॉपी में लिखा नहीं, ये हमारे लेवल के बाहर का क्वेश्चन है। जैसे ईएससी का क्वेश्चन आ गया, लेवल का बाहर का है, तो आपको क्या करना है? इन सारे क्वेश्चंस को आपको नोट्स में ऐड करते हुए चलना है। नोट्स में आपको ऐड करते हुए चलना है। आप लोग हमेशा एक काम करिए, मॉक टेस्ट जब आप बनाएंगे तो आपको एक कॉपी बनानी है मॉक टेस्ट की। आपको एक मॉक टेस्ट की कॉपी बनानी है। आपको हमेशा एक मॉक टेस्ट की कॉपी बनानी है। मॉक टेस्ट की कॉपी में आप सबसे ऊपर लिखिए कि मेरे कितने मार्क्स आए। जैसे 200 मार्क्स का क्वेश्चन था, अभी मेरे 130 मार्क्स ही आए। इस साइड कॉपी की लिखिएगा, ये बहुत बड़ा सा पेज होगा ना, इस साइड लिखिएगा कि मेरा टारगेट कितने का था। मेरा टारगेट 160 का था, अभी मैं 30 नंबर पीछे हूं। क्लियर है? यहां पे क्वेश्चन लिखिए, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। क्वेश्चन हमारा गलत हुआ था कि एक्टिविटी नंबर वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, तो उस क्वेश्चन को लिखें, फिर उसका यहां पे सॉल्यूशन लिख दिए, क्या होगा इसका सही नंबर। ठीक है? हमसे ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमने टेबल ही याद नहीं की थी एक्टिविटी नंबर वाली। यहां पे आप स्टार मार्क करके लिखिए कि भाई तुमने टेबल नहीं याद की। या दूसरा, टेबल याद तो की थी लेकिन भूल गए, गलती हो गई, या फिर मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था, या फिर मैंने ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा। ये टॉपिक अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं, टॉपिक पढ़ा ही नहीं। कुछ ऐसे से आपको मिलेगा, कुछ ऐसे से आपके पास रीजन आ जाएंगे। अब जब 2-4 बार आप लोग मॉक टेस्ट लगा लोगे तो ये आपको क्लियर होने लगेगा। और हर मॉक टेस्ट से पहले, संडे को आपको मॉक टेस्ट देना है, तो आप लोग संडे को आप लोग सुबह भी दे सकते हो, शाम भी दे सकते हो, अपने कंफर्ट के हिसाब से, लेकिन एक टाइम पे हमेशा क्या टाइम आपका डिसाइड होना चाहिए। जैसे मेरा टाइम क्या था, सुबह 10 से 12 मैं मॉक टेस्ट देता था। सुबह 10 से 12 बजे तक मैं मॉक टेस्ट देता था, और ये हमेशा मतलब ऐसा ही था जब से मैंने तैयारी शुरू की और जब तक एग्जाम नहीं हो गया तब तक 10 से 12 मैं देता था। ऐसा नहीं था कि आज मैंने 10 से 12 दिया, कल मैं 12 से 4 दे रहा हूं, 12 से 2 दे रहा हूं, फिर शाम को 5 से 7 देने लगा। ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही टाइम पे रखना है, इससे आपका उसी समय पर दिमाग चलने लगेगा। और जब एग्जाम आने लगे, जब एग्जाम आ जाए, आपका एडमिट कार्ड आ जाए, आपको अपनी शिफ्ट पता चल गई, तब आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। मान लो शाम को 5 से 7 आपका एग्जाम है, उस समय पर आप 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते 5 से 7 PM अपना एग्जाम दे सकते हो, अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो। क्लियर है? और मुझे क्या बताना चाहिए आपको
और मुझे क्या बताना चाहिए आपको, मॉक टेस्ट हो गया, रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन आपको मैंने बताया, एक तो साथ में रिवीजन चलेगा, एक तो साथ में रिवीजन चलेगा। अभी आपके पास बहुत ज्यादा टारगेट नहीं होगा जैसे अभी आप शुरू कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास है तो आप संडे से पहले, मॉक टेस्ट से एक दिन पहले आप लोग क्या करिए, मॉक टेस्ट से एक दिन पहले सैटरडे वाला आप दिन रिवीजन का रख लीजिए। सैटरडे वाला दिन आप लोग क्या करिए, रिवीजन का रख लीजिए। क्लियर है? सैटरडे वाला दिन आपको अपने रिवीजन के लिए रखना है। उससे क्या होगा, एक तो एग्जाम के एक दिन पहले आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे, आपको याद होंगे। क्लियर है? दूसरा, मंडे टू फ्राइडे आप मोनोटोनस वे में चल रहे थे, एक दिन आपने रिवीजन का लगा लिया, वो सीरीज टूट गई, आपको थोड़ा सा मजा आने लगेगा, थोड़ा सा तैयारी में एक्साइटमेंट होगा। ये ठीक है? रोज आप क्या करते हो, रोज आप आते हो, बैठते हो, रिवीजन करते हो, फिर लेक्चर देखते हो, पहले पिछला वाला पढ़े फिर लेक्चर देखे, सारा दिन लेक्चर देख रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो ये आप काम कर सकते हो। दूसरा, जो आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ रहे हो अपने सब्जेक्ट, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जितना टाइम आपको लेक्चर देखना है देखिए, लेकिन जैसे ही कोई टॉपिक खत्म हो जाए, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल में आपका स्टोन खत्म हो गया, बिल्डिंग मटेरियल में आपका स्टोन खत्म हो गया, अब आप क्या करिए, या तो अगर आप दे सकते हो टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करिए, सेम डे जिस दिन खत्म हो गया उसी दिन आप इसके PYQ पूरे निपटा डालो। PYQs एक बुक खरीद लीजिए आप लोग SSC JEE की, जिसमें PYQ आप लोग निपटा डालो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, आप लोग इसके PYQ खत्म कर दो। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि आप लोग एक दो दिन इसको बढ़ा दो, इसका शेड्यूल। बिल्डिंग मटेरियल जैसे आपके पास टाइम नहीं मिल रहा PYQ का, तो अगली बार इसका बिल्डिंग मटेरियल स्टोन से मतलब स्टोन को शुरू करने से पहले जो अगला चैप्टर आएगा उसको शुरू करने से पहले आप लोग इस स्टोन के पूरे PYQ निपटा दो, फिर अगले टॉपिक पे जाओ। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? इस तरह से हमें पढ़ना है। एक सब्जेक्ट GS में उठाना है, एक रीजनिंग और 2 टेक्निकल। इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, तब आपका एग्जाम निकलेगा, तब आपके अच्छे नंबर के साथ एग्जाम निकलेगा। अगर ये बात क्लियर हो गई है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। कोई और डाउट है तो भी बता देना, मैं उसको वहीं पे क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? चलिए, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, आप सभी लोग अच्छे मार्क्स लाइए, और रीजनिंग की क्लास सुबह 9 से 10 करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइव जुड़िए, जिससे मेरा मोटिवेशन बहुत ही हाई होता है। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, जरूरी बात यह है कि आप लोगों को अगर कोई डाउट आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, अगर कोई डाउट आ जाए, कोई और डाउट हो तो कहां पूछें, क्या करें, कोई बात करनी हो, बुक्स चाहिए, क्या करें, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, आप लोग इसे जरूर फॉलो कर लें। यहां पे आपको डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, डिस्कशन ग्रुप पे भी आप आएं, और वहां पे आपको बुक्स या कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो आपका, हर एक डाउट टेक्निकल से रिलेटेड हो, नॉन टेक्निकल से रिलेटेड हो, कोई भी डाउट हो, हर एक डाउट मैं यहां पे क्लियर करता हूं, और टाइम मिलते ही मैं आपको इसका जवाब जरूर देता हूं, आपके हर एक क्वेरीज का। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।